हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। जहाँ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एंड अप करा था, हम वहाँ से आज शुरू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो मुझे आप सबके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में सारे जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंडेड होते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, मैंने मेजरली सारे कवर्स कर रखे हैं और उन्हें आपको इन वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। आपको बस ये ज़रूरी है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स देखें, रिवीजन करें और ख़ुद के नोट्स बनाएं। मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार आपको मेरी वॉइस में इशू या फिर हो सकता है मेरे थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग में आपको इशू आए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थर्ड, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, उतना ज़्यादा ना सिर्फ मुझे बल्कि जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जिनको भी पढ़ना है वो उनके लिए अवेलेबल हो पाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है, आई होप आप सबको बिल्कुल पता होगा। ज्योग्राफी बेसिकली हम दो तरीके से बांटते हैं। ठीक है, फिजिकल के तौर पे हो सकता है एंड आई वुड से फिजियोलॉजिकल फीचर्स के टर्म्स में हो सकता है, नॉन फिजियोलॉजिकल फीचर्स के टर्म्स में होता है। मैं उसमें नहीं जा रहा। ठीक है, आप डेफिनेटली आप सबको इनके बारे में बहुत बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के टर्म्स में जब बात करूँ तो इससे पहले कहानी की तरह समझिए। आर्यंस हमें पता आए थे। ठीक है, डिबेट वो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रखा है, इसके बारे में आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाए और ज़्यादा बेटर उसमें क्लैरिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पता है कि आर्यंस आए। अब आर्यंस क्योंकि वो नोमैड थे, वो घूमते थे, तो उनको कई सारे एरियाज़ के बारे में तो नॉलेज होगी। वैसे ही जब वो घूम रहे थे तो वो धीरे धीरे इंडिया में भी एंटर करते हैं। ठीक है, और एंटर करने के बाद बैटल ऑफ दसराजना होती है, उसकी कहानी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखी है। तो होता क्या है कि अब इतने सारे एरियाज़ को आप देख रहे हो, कहीं पे आपको प्लेट्यू देखने मिल रहा है, कहीं पे आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, कहीं पे आपको रिवराइन बैंक्स देखने मिल रहे हैं, कहीं पे आपको खादर, भांगर, भाबर ऐसे एरियाज देखने मिल रहे हैं, कई जगह पे आपको हिल्स देखने मिल रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप कहीं ना कहीं जब अपनी राइटिंग्स को लिखोगे तो इन चीज़ों को मेंशन तो ज़रूर करोगे। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि अब उस समय पे अब अपने आप को रख को देखो तो आप बेसिकली ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे आज हम कहते हैं कि अगर प्लेट्यू है तो उसका एक साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, दूसरा साइड आपका थोड़ा स्लैंट टाइप का होगा, तो इसे हम बेसिकली कहने की कोशिश करते हैं प्लेट्यू होगा। अगर कुछ आपका कॉनिकल शेप का होगा तो उसे हम थोड़ा माउंटेन से, हिल्स के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमें आज पता है, बट द पॉइंट इज़ क्या इसे हम उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं उस टाइम पीरियड पे जब ये लिखी गई हो, अराउंड 1600 ईयर्स अगो हम जब बात करें तो नहीं। तो डेफिनेटली जब हम ज्योग्राफी की बात करें, ऋग्वेदिक आर्यंस को ज्योग्राफी की नॉलेज थी, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ब्लैक थे, बट जब हम उनको नॉलेज की बात करते इट वाज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो बहुत बेसिक आइडिया थी, पर डेफिनेटली आइडिया उनको थी। जैसे मैं बताया था कि दासेस एंड दासियोस थे जो अर्लीस्ट आर्यंस थे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर से मिल जाएगा, बिटवीन दासेस एंड दासियोस। तो ये जो अर्ली आर्यंस थे उनका स्टैब्लिशमेंट का लोकेशन कहाँ था, वो कहाँ कहाँ सेटल थे। तो ये माना जाता है एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एविडेंसेस कि जो आपका रीजन था ईस्टर्न अफगानिस्तान का, जो आपका रीजन था पाकिस्तान का, जो आपका रीजन था पंजाब का, कुछ पार्ट आपका वेस्टर्न यूपी का, कुछ पार्ट आपका राजस्थान का, कुछ पार्ट आपका गुजरात का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ पे आपके अर्लीस्ट जो आर्यंस थे उनका स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात क्या है, जब बैटल ऑफ दसराजना होती है जहाँ पे किंग सुदास जो कि आपके बेटे होते हैं, अब वो बेटे किसके होते हैं ये मैंने भी आपको कल क्लैरिटी ऑफ थॉट से बताने की कोशिश करी है, बट अगेन मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो किंग सुदास होते हैं वो बेसिकली आपके देवोदास के बेटे होते हैं, देवोदास के बेटे होते हैं। देवोदास जिन्होंने हराया होता है, किनको हराया होता है, दासा रूलर संभार को। ठीक है,
तो ये देवदास होते हैं, उनके बेटे होते हैं सुदास। सुदास ने 10 ट्राइब्स को, 10 राजना की जो लड़ाई होती है उसमें हरा देते रिवर पारुशनी के बैंक्स पे। इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा ना। वो फिर यहाँ पे आके सेटल करते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट करने के बाद वो ईस्टवर्ड, आपके ईस्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना या मूव करना शुरू करते हैं। एंड पहले आपके रिवर यमुना के तरह तट पे होते हुए जाते हैं एंड इवेंचुअली जाके आप जो सरस्वती नदी है वहाँ उसके बैंक्स में जाके अपने आप को सेटल कर देते हैं। ठीक है। इसी बीच में जब वो यमुना नदी के तट से होते हुए जा रहे थे, इनके बैंक से होते हुए जा रहे होते हैं, तो उसके बीच में भी एक लड़ाई होती है जिसके बारे में हमें रेफरेंस जो है वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आर्यवर्त और ब्रह्मावर्त होता क्या है कि क्योंकि ये आर्य थे, हमें पता है ये जो थे आर्य थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आर्य कौन था। अगेन आर्य आर्यजेंट बेसिकली एक लिंग्विस्ट कम्युनिटी है कि क्या है, इनके बारे में डिबेट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ से बिल्कुल रेफरेंस ले। अब यहाँ पे आते हैं तो आर्यवर्त और ब्रह्मावर्त। आर्यवर्त बेसिकली जहाँ पे ये जो आर्यंस थे जिस एरिया में जाके वो इस्टेब्लिश करते हैं, सेटल करते हैं अपने लोकेशन को, उस पूरे एरिया को आर्यवर्त कहा गया, उस पूरे एरिया को। ठीक है ना। ब्रह्मावर्त क्या है, देखो ब्रह्मावर्त आर्यवर्त कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिनोनिम्स की तरह देखते हैं, और तो डिफरेंसेस होती है बट हाँ सिनोनिम्स की तरह देखते हैं। ब्रह्मावर्त का मेंशन कई बार रखा गया, 120 टाइम्स। मैंने आपको कई बार ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि कितने बार किस वर्ड का टर्म का मेंशन है ऋग्वेद में। ठीक है, और वैसे ही बाकी स्क्रिप्चर से भी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करूँगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार प्रीलिमिनरी टर्म्स में एग्जाम्स में एंड इवन आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 120 बार ब्रह्मावर्त का जो एक टर्म है उसको मेंशन किया गया ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ रिवर्स, नदी। अब नदी की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें जब प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम जब समझ रहे थे, हमने मैंने आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर बोला था कि जितने भी मेजर सेटलमेंट्स होते हैं वो मेनली आपके रिवर्स के पास में होते हैं। और उसमें मैंने आपको डिबेट्स एंड थ्योरीज ही बताने की कोशिश करी। देखिए आपको किस तरीके से 10 मेनली कई सारे स्कॉलर्स पढ़ते हैं, सिर्फ आपका 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही वो रिवर सोर्स से, रिवराइन सोर्स से उसे 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी तक ही वो एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि रिवर हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है सर्वाइवल के लिए। क्यों, बिकॉज पानी आपको चाहिए। पानी आपके जो कैटल्स है या फिर जो भी आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको भी चाहिए, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको भी चाहिए। आप एक इंसान को उसके जीवन को जीने के लिए इम्पोर्टेंट चाहिए, खाना को बनाने के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए, एंड कई सारे और एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो पानी इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो रिवर्स जो है वो एक मेजर रीजन होता है मेनली आपके सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वो समय है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली नेचर से मिल रही है। आप नेचर को कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपकी जो नेचर है वो पहले भी पावरफुल थी, आज भी पावरफुल है, आगे भी पावरफुल रहेगी। कभी भी कोई इंसान नेचर के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो नेचर हमेशा से इम्पोर्टेंट थी और इसकी रेलिवेंस इंसानों को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ आई। इससे हर एक वो चीज़ जिससे इंसान जो इंसान जिस चीज़ को जानता था, अगर वो एक बारिश हो रही है तो भगवान इंद्र से जोड़ा जा रहा है, अगर वो आग है तो भगवान अग्नि से जोड़ा जा रहा है, अगर वो हिमालय है, पहाड़ है, तो उससे भी वैसे ही जोड़ा जा रहा है, भगवान सोम से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे इवन जंगल है तो गॉडेस अरण्यानी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डर से या वो खुशी से, भगवान के नाम से वो जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है, अगेन हमेशा याद रखना, कई सारे डिबेट्स है कि इंसान भगवान की पूजा क्यों करता है। मैं एक इम्पॉर्टेंट डिबेट बताऊँ तो इंसान सिर्फ 2 कंडीशन में पूजा करता है भगवान की, या जब वो बहुत ज़्यादा डरा होता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, तो ये माना जाता है। तो कई सारे और व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं बट मेनली ये माना जाता है। तो सैक्रेड हमें देखने मिल गया, इसलिए हर वक्त वो चीज़ जो इंसान जिसको जो समझ रहा है, जो कि नेचुरल है, उसको वो सैक्रेड माना जा रहा है, जिसको पूजनीय माना जा रहा है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जीवन जीने के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एज सो पानी सेटलमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, सब सिंधु के बारे में कौन कौन सी नदियाँ थी, इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको कवर कर रखा है। अगर हम बात करें तो
25 नदियों के बारे में ऋग्वेद में मेंशन करा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 25 नदियों के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उनका नाम है नदी सुती, जो कि पाकिस्तान में बहती है। गंगा नदी हमें पता है वो यूपी में बहती है, और ऐसे कई सारी और नदी, जिसमें एक यमुना भी आती है। गंगा नदी के बारे में ऋग्वेद में एक बार मेंशन करा गया है। यहाँ तक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माउंटेन्स, पहाड़। हमें सबको पता है, आप सबको अगर पहाड़ के बारे में पता है, आई नो आप सबको पता है, बट अगर नहीं पता तो याद रखना, जब भी आपको एक हिल टाइप, एक ऐसा कैनोनिकल शाइप स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हमेशा के लिए पहाड़ की तरह काउंट करने की कोशिश करता है। हिल्स में, माउंटेन्स में डिफरेंसेस होते हैं, मैं उतने डिबेट में आपको नहीं जा रहा। अब क्वेश्चन क्या होता है कि बेसिकली आपको माउंटेन्स देखने मिलते हैं, और हमें पता है कि ये माउंटेन्स के पैसेज खैबर पख्तूनख्वा रीजन तो पता होगा, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जहाँ मेनली आपके जितने भी इन्वेजन्स होते हैं, चाहे वो गोरी का हो या बाकी मोहम्मद कासिम का हो, वो सारे बेसिकली वहीं से होके आते हैं, क्योंकि वो एक पैसेज है। ठीक है, तो माना जाता है ये भी वहाँ से आए होंगे, हो सकता है। तो बेसिकली माउंटेन्स के रीजन में इन्होंने माउंटेन्स, मतलब ये वैसे इनके ड्यूरिंग द जर्नी इन्होंने माउंटेन्स को देखा होगा। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन जिसका नाम है हेमावर्ता। ठीक है, पहली बात, यहाँ माउंटेन्स को ऋग्वेद में गिरी के नाम से देखा गया है, और इसको 75 बार 75 टाइम्स ऋग्वेद में मेंशन करा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में हमारे पास आते हैं हेमावर्ता, जिसको हिमालय से जुड़ा गया है। फिर आता है सुलेमान, जो कि पाकिस्तान में, और ऐसे नागागिरी भी एक और पहाड़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हेमावर्त की बात करें, जैसे मैं बताया, भगवान सोम से उनको जोड़ा जाता है, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन थे। अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्यों थे। इंपॉर्टेंट उनकी हाइट की वजह से, बिकॉज अपने आप में वो एक बहुत ही विशाल का एक पहाड़ है, ऑब्वियसली बात है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि हमें जब आप बेसिक ज्योग्राफी को समझते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहाड़ में, खासकर जब कि आपकी रिवराइन सोर्सेज हैं, ठीक है, तो जब ये पानी आपकी निकलती है तो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में, बहुत तेज़ी से निकलती है। और होता क्या है कि बेसिक जो पानी निकल रही होती है, तो अपने साथ वो कई सारे सेडिमेंट्स, यानी कि पहाड़ को वो काटती है। ठीक है, एंड वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके जाती है, इवेंचुअली फर्टाइल लैंड को वो क्रिएट करती है। एंड जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे आपका स्टैब्लिशमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, क्यों, बिकॉज वो एक प्लेन रीजन होता है। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी में मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगा, बट फॉर रफ बेसिस पे, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें समझ में थी ऋग्वेदिक आर्यंस को, एंड दैट वाज रिटन। यहाँ पे जितने भी ऐसे पहाड़ थे, उन सब की पूजा की जाती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भगवान सोम कौन है। भगवान सोम को बेसिकली जोड़ा जाता है, आई वुड से एक ऐसे भगवान सोम को जोड़ा जाता है गॉड ऑफ प्लांट्स की तरफ देख सकते हो, बिकॉज माना जाता है कि सोम जो है वो पौधों के राजा है, या पौधों के देवता है, जो कि आपके हेमावंत में वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि आपको वहाँ पे गॉडेस अरण्यानी से उनको जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन क्यों आता है, बिकॉज हमें जब पता है कि ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि बेसिक हिस्ट्री से टेम्परेचर चेंज हो रहा था, क्या क्या कोई जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे थे, वो हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पे बेटर कवर किया। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब आप ओवरऑल ज्योग्राफी देखते हो, खासकर वेजिटेशन एस्पेक्ट देखते हो इंडिया की, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ एरियाज़ में एवरग्रीन देखने मिलते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि आपको अंडमान निकोबार में। बट जब मैं ईस्टर्न पार्ट में देखता हूँ, तो खासकर आपको ट्रॉपिकल, आई वुड से डेसीडियस, वो वेट हो सकता है या फिर आपका ड्राई हो सकता है, तो आपके ऐसे देखने मिलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको ये भले एवरग्रीन जितने या फिर रेन फॉरेस्ट जितने घने तो नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली बहुत हद तक ये आपके ऑब्वियसली घने तो होते ही होते हैं। एंड डेंस होने की वजह से वो क्या होता है, आपका वहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता, एंड एज ए रिजल्ट आपका वहाँ पे डार्क होगा, खासकर डीप इनसाइड फॉरेस्ट। सेकेंड ही पॉइंट चीज़ क्या है, क्योंकि हम पता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आए थे, जितने भी बड़े एनिमल्स थे वो प्लेन एरिया में तो नहीं रहते, वो आपके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के अंदर, अगर इफ़ नॉट डीप फॉरेस्ट, बट उनके फ्रिंजेस में तो थे। अगर ये डीप फॉरेस्ट है तो उसके फ्रिंजेस में तो बड़े एनिमल्स थे। तो ऑब्वियसली बात है कि वो वाइल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का डर तो होगा ही होगा। तो हमेशा वो अरण्यानी की पूजा करते थे बिफोर एंटरिंग इनटू फॉरेस्ट, सो दैट कि उनको ये समझ आता था कि जो भी उनका काम है वो अच्छे से हो जाए, बिना उनके किसी उनके जीवन, जैसे उनके लाइफ पे थ्रेट आए बिना, और बिना भी किसी कष्ट के वो आराम से जाए, अपना काम करे और बाहर आ जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके से इनका रिलीजियस एफिलिएशन भी दिखाया गया था। फॉरेस्ट हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है।
क्यों? बिकॉज वहाँ पे आपको टिम्बर देखने मिलेगा, वहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड अदर चीज़ें देखने मिलेगी, मेडिसिनल प्लांट्स देखने मिलेंगे, जो ऑब्वियसली बात है आपके एसेंशियल बनता है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी, एंड ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको देखने मिलता है वैली। वैली जैसे मैंने बताया था कि आपको इतने सारे जोग्राफिकल एरियाज़ को कवर करेंगे तो वैलीज़ भी आ रहा होगा। अब वैलीज़ क्या होता है? वैलीज़ में आपको एक बहुत रफ बताने की कोशिश करूँ। जैसे मान लेते हैं देहरादून का जो एरिया या मसूरी का जो एरिया है, ठीक है, तो वो क्या है? वो वैली रीजन। क्या होता है? मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, फिर एक आपका ये पहाड़ है, तो इसका जो ये जो रीजन है, ठीक है, ये बेसिकली वैली आता है, ठीक है। जैसे आप ग्रेट हिमालयाज़ एंड लोअर हिमालयाज़ के बीच के रीजन को देख लो, या लोअर हिमालय शिवालिक के बीच के रीजन को देख लो, तो उसके बीच का रीजन एक प्लेन का रीजन आता है ना, वो बेसिकली वैली कहलाता है, ठीक है। तो उसे ऋग्वेद में सूती के तौर पे बोला गया। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो आर्यंस जो थे उनको नॉलेज थी ऑलमोस्ट सारे रिवराइन वैलीज़ की, रिवराइन जहाँ से नदी गुजरती थी, एंड वो इस चीज़ को वर्शिप करा करते थे। क्यों करा करते थे? बिकॉज ये वो सारे रीजन थे जहाँ पे एक्चुअली सेटलमेंट पॉसिबल था, यहाँ पे पैश्चर्स हुआ करते थे। हमें ये बात बिल्कुल पता है, कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे आपको पैश्चर्स ज़रूर देखने को मिलते हैं, एंड बिकॉज दे वर कैटल हर्डर्स, तो वहाँ पे ही इनके स्टैब्लिशमेंट के लिए और सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सी एंड ओशन। हमें कई सारे डिबेट्स मिलते हैं कि क्या इनको सी और ओशन के बारे में मालूम था, नहीं था, क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैक्स मुलर का एक डिबेट आता है, वो कहते हैं फिफ्थ मंडल में आपको जो टर्म है समुद्र उसके बारे में देखने को मिलता है, बट सबसे बड़ा इशू क्या है? समुद्र एक छोटे से वाटर रिजर्वॉयर या रिवराइन एरिया की बात की जा रही है या लार्ज ओशन की बात की जा रही है, वो अभी भी डिबेटेबल है। तो ये आपका ज्योग्राफी ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट मुझे आज पॉलिटी शुरू करना था, बट बिकॉज पॉलिटी एक अपने आप में एक लेक्चर कवर अप करेगा, सो इसे मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। सो टिल देन पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड, जय हिंद।